नमस्कार, मैं हूं संजय श्रीवास्तव। जी नमस्कार। आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी, जिनसे हम बात करेंगे कि इस कोरोना महामारी के बीच में जिस तरह से जरूरतमंदों के बीच में ये लोग जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो क्या ये कभी सोचा था इन्होंने कि भारतवर्ष में इस तरह की बीमारी भी आएगी और इन लोगों को उस जमीनी स्तर पे काम करना होगा? क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष हैं, बहुत से प्रोटोकॉल होते हैं, लेकिन उसके तहत उसको मेंटेन करते हुए ये सबके जरूरत को पूरा कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रेमचंद जी। जी धन्यवाद संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमने आपको देखा सोशल मीडिया के माध्यम से कि ऋषिकेश क्या आप आसपास के जरूरतमंदों की जिस तरह से आप मदद कर रहे हैं, और ये कोरोना महामारी में लोग घर में छिपे हुए हैं, बैठे हुए हैं, और आप निकल के लोगों को राशन, कच्चा राशन दे रहे हैं, खाने के पैकेट दे रहे हैं। ये इच्छा शक्ति कहाँ से आपके अंदर, इंडिविजुअली आपके अंदर कहाँ से आ गई? देखिए, आप जानते हैं कि मैं संघ का स्वयंसेवक रहा हूँ सर, और मेरा स्वभाव शुरू से काम करने का रहा है सर। और संघ से युवा मोर्चा, विद्यार्थी परिषद और फिर भाजपा से आज भगवान की कृपा से इस ओहदे पे आप लोगों के आशीर्वाद से मैं आज अध्यक्ष विधानसभा के नाते अपने इस पद का जिस प्रकार से मुझे निर्वहन करना चाहिए कर रहा हूँ। लेकिन कुल मिला के मैं कह सकता हूँ कि ये जो आज कोरोना महामारी का जो विषय आज हमारे सामने है, जो ये चुनौती हमारे सामने है, जो ये संकट हमारे सामने है, ये भगवान ने हमें एक ऐसा मौका दिया है कि हम जनता से और ऐसे लोगों का हम आज मदद करें जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं, जो वास्तव में असहाय जैसे दिखते हैं। हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम उनका किसी ना किसी रूप में उनको हम सहयोग करें, उनके साथ हम चलें। तो ये मेरा एक स्वाभाविक मन है, करता रहा हूँ, इसलिए कोई बहुत बड़ी नई चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ। और मुझे अच्छा लगता है जितना मैं ज़्यादा कर सकूँ, जनता की सेवा कर सकूँ, मुझे आत्मसंतोष भी होता है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात मैं अपने आप में मानता हूँ। एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि प्रधानमंत्री जी खुद सामने आके कहते हैं कि सावधान रहिए, सजग रहिए, घर पे रहिए, लेकिन आम जनता इस चीज़ को समझ नहीं पा रही है। तो क्या ये माना जाए कि जो भारतीय जनता है, हिंदुस्तानी जनता है, वह इस चीज़ के लिए तैयार नहीं थी? नहीं, ये संकट इस रूप में आएगा और ऐसा हम सबको करना पड़ेगा, ये किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। और माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे अभिभावक हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि आज उनके जैसा नेतृत्व तो आज हमारे सामने है, जिस कारण से आज विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो विश्व की आज क्या स्थिति अन्य देशों की, और आज हमारा देश फिर भी तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग फिर भी बेहतर स्थिति में है। और ये सब सिर्फ और सिर्फ मैं कह सकता हूँ माननीय मोदी जी की जो दूरदर्शिता है, मोदी जी का काम करने का जो तरीका है, मोदी जी की जो चिंता पूरे देशवासियों के लिए बार बार 130 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं, ये उसी का परिणाम है। लेकिन ये बात सच है कि जो हमारा देश है, देशवासी हैं, वो सामान्य से लेके और अपर स्तर तक हमारे लोग हैं, जनता है। अब उसमें हर आदमी, बहुत से लोग हैं जो मदद कर रहे हैं, जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, जो घरों में रह रहे हैं, जो हर तरह से जो सरकार की गाइडलाइंस हैं उनका निर्वहन कर रहे हैं। लेकिन हाँ, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको अभी लगता है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये करने से उनको क्या मिलने वाला है, ऐसा करेंगे तो हमें कल को हमारी स्थिति क्या होगी, कल को हमें खाने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आज हम यहाँ फंसे हैं, कल हम वहाँ कैसे जाएंगे। तो ये जो समस्या एकदम जो सामने आई है, जो संकट एकदम सामने आया है, निश्चित रूप से ये खाली मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो पूरे विश्व के किसी भी स्तर पर किसी देश में भी हो सकता है, क्योंकि सबको नहीं पता था, किसी भी व्यक्ति को नहीं पता था कि ये स्थिति उनके सामने आने वाली होगी। अब ऐसा संकट शायद सपने में भी किसी ने नहीं सोचा होगा। लेकिन आज धीरे धीरे शनै शनै जनता भी समझ रही है, जनता उन गाइडलाइंस का फॉलो कर रही है। और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे जिस प्रकार से अभी कुछ नहीं कह सकते कब तक चलने वाला है, लेकिन जनता भी समझेगी। और मैं तो अब ये भी देख रहा हूँ कि अब आप देखिए बाजार में जब हम निकलते हैं या कहीं जाते हैं तो सामान्य से सामान्य व्यक्ति आज मास्क लेके चल रहा है, आज सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है। और इस स्थिति में मैं कह सकता हूँ कि यही एक बहुत बड़ा कारण है जिस कारण से आज हमारे देश की स्थिति और देशों से बेहतर है। अग्रवाल जी, उत्तराखंड और उत्तराखंड वासी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम लोगों के यहाँ कोरोना का प्रकोप उतना नहीं है। लेकिन दो लॉकडाउन, फर्स्ट लॉकडाउन और सेकेंड लॉकडाउन को हम लोगों ने बड़े नियम से
बड़े शांति से पालन किया। लेकिन तीसरा लॉकडाउन आता है तो तीसरे लॉकडाउन में हम बड़े उतावले हो गए हैं, बड़ी जल्दबाजी में हैं। हमें लग रहा है कि लॉकडाउन खत्म हो, क्या कारण है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं कि यह बीमारी है। हम क्यों लॉकडाउन को ये मान के चल रहे हैं कि कोई बाउंडेशन है। नहीं, मैंने अभी पहले आपको बताया, दोनों तरह के सोच मन में है। एक मन में सोच यही है कि अभी हमें लॉकडाउन का पालन करना है, सरकार की गाइडलाइंस का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क मुंह पे रखना है, हाथ बार बार धोते रहना है। एक वर्ग तो ये भी है, दूसरा वर्ग वो भी है जिसके सामने आज खाने का संकट है, जिसके सामने आज अन्य समस्याएं सामने हैं। उनको शायद थोड़ा सा तकलीफ है, उनके मन में है कि ये लॉकडाउन फिर बढ़ा या फिर आगे हमारा ये लॉकडाउन हुआ तो हमारे सामने रोजी रोटी का संकट आ सकता है। तो ये जो समस्या सामने है उसके कारण शायद थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है, लेकिन अंतोगत्वा उनको भी समझना पड़ेगा। और ये मर्ज ऐसा है, ये रोग ऐसा है जिसमें ना कोई छोटे को देख रहा है, ना बड़े को, ना कोई अमीर के लिए है, ना गरीब के लिए, ना जाति के लिए, ना धर्म के लिए। ये सभी पे एक जैसा लागू हो रहा है, एक ही प्रकार से वो अपना प्रकोप दिखा रहा है, एक ही प्रकार से वो अटैक कर रहा है। तो मैं समझता हूँ सभी को इस बात को समझना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम उन लोगों को ये बता नहीं पा रहे हैं कि भैया अगर मान लीजिए आप बाहर से अपना रिवर्स पलायन के रूप में आप अपने प्रदेश को, अपने घर को जा रहे हो, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हम पुराने भारत की तरफ जा रहे हैं और अपने पैतृक स्थानों को मजबूत करने या पैतृक प्रदेश को मजबूत करने जा रहे हैं। ये पॉजिटिव एंगल भी उनको बताने की जरूरत है। नहीं, देखिए, मैं यदि देश की बात करूं तो मैं बहुत ज़्यादा अन्य प्रदेशों की स्थिति को नहीं समझता, लेकिन मैं अपने प्रदेश के बारे में मैं कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी समस्या आज से पहले जब हम फेस करते थे वो होती थी पलायन की। और पलायन के नाते अनेकों हमारे उत्तराखंड के लोग रोज़गार को लेके, शिक्षा को लेके, अन्य व्यवसाय को लेके, देश के क्या, अब तो मैं कह सकता हूँ विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में हमारे लोग हैं। और इस चुनौती के सामने जब संकट सबके सामने आया तो उन्होंने फिर विचार किया कि उनको क्यों ना अपने मूल स्थान पे जाना चाहिए। और हमें खुशी है इस बात की, आज हजारों लोग अभी तक माइग्रेट जो करके यहाँ से चले गए थे, आज वो रिवर्स माइग्रेट होकर हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं। अभी तक आज इस कोरोना की यदि मैं बात करूँ तो सरकारी साधनों से लगभग 23,000 जो लोग हैं वो अभी तक वापस आए हैं, और अपने निजी वाहनों से बहुत बड़ी संख्या में लोग आए हैं। यानी कि और 1,80,000 अभी भी हमारे देश के विभिन्न क्षेत्रों में वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया और आने की प्रत्याशा में हैं। और जिन लोगों ने नहीं कराया उनको मैं जोड़ भी नहीं रहा हूँ। कुल मिला के मैं कह सकता हूँ बहुत से लोग हमारे जब अब प्रदेश के अंदर आएंगे तो ये बात तो सच है कि पलायन यदि हुआ है और उसका रिवर्स पलायन के रूप में वो आ रहे हैं तो ये तो उसका स्वागत के लिए मैं कह सकता हूँ। लेकिन एक सामने संकट और भी है, जिस गांव में वो व्यक्ति आ रहा है तो गांव के लोग कह रहे हैं अभी इनको क्वारंटाइन करिए क्योंकि इनके कारण हमें कहीं महामारी का सामना न करना पड़े। यानी कि दोनों चुनौतियां सामने हैं कि एक तरफ पलायन को वापसी का रूप हमें लेना है और दूसरा कोरोना उनके नाते ना बढ़ जाए। क्योंकि आज उत्तरकाशी में एक कोरोना पॉजिटिव आया, वो सूरत से पहुंचा है, अब उससे और न बढ़ जाए वो चिंता का विषय है। ऐसी उधम सिंह नगर में जो कल 3 कोरोना पॉजिटिव पाए गए, वो भी बॉम्बे दिल्ली से आने के बाद उनका जो है केस पॉजिटिव हमारे सामने आया। कुल मिला के ये समस्या भी हमारे सामने, चुनौती हमारे सामने है। इसलिए सरकार ने निर्णय लिया है कि जो गांव में क्वारंटाइन सेंटर बनाए जाएं, ग्राम प्रधान उसकी निगरानी रखे ताकि गांव में ये महामारी और न बढ़ पाए। अग्रवाल जी, आप हमेशा प्रयास करते रहे हैं पहाड़ पे राजधानी के लिए, पहाड़ के लोगों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए। पलायन, रिवर्स पलायन की भी आप बात करते रहे हैं कि जो लोग बाहर गए हैं वह आएँ, लेकिन यह चाहे कह लीजिए ये समय की मांग हो, चाहे या कह लीजिए कि उत्तराखंड की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जो लोग रिवर्स करके वापस आ रहे हैं तो क्या उत्तराखंड उनके काम के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके व्यवस्था करने की स्थिति में है और ये तैयार है उत्तराखंड कि जो रिवर्स पलायन हो रहा है उसको हम सही व्यवस्था दे पाएंगे? उत्तराखंड तैयार है इसके लिए? नहीं, देखिए, ये बात सच है कि मैंने पहले भी कहा कि एक चुनौती हमारे सामने है, लेकिन आज हमारी सरकार इन बिंदुओं पे विचार कर रही है। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने कहा था, उन्होंने अपेक्षा की थी, अपील की थी माननीय हमारी तमाम जनता के उन लोगों से जो बाहर से आए हैं, लेकिन साथ साथ
ये भी बात कही है कि उनको किस रूप में हम उनको रोजगार दें, स्वरोजगार की तरफ उनको बढ़ाने की बात की है। कल माननीय धन सिंह रावत जी से मैं बैठ के उनसे बातचीत कर रहा था। उन्होंने बताया कि हम आने वाले ऐसे लोगों को हम जो कर्जा देने वाले हैं, जो ऋण देने वाले हैं, बिना ब्याज के उनको ऋण देने वाले हैं, ताकि वो अपने घर में पशुपालन करें, ताकि अपने घर में इस प्रकार का स्वरोजगार वो वहाँ पे करें, कृषि क्षेत्र में वो खेती करें। यानी कि कुछ कुल मिला के यदि कोई नौकरी के प्रत्याशा में अपनी बात करेगा तो हो सकता है उसको दिक्कत आए, लेकिन यदि स्वरोजगार के दृष्टि से वो बात करेगा, चाहे वो ऋण लेके भैंस का, गाय का पालन करे, पशुपालन करे, या माना वो खेती करना चाहे, तो उसमें भी सरकार उनकी मदद करेगी। और इसके लिए सरकार ने एक गाइडलाइंस भी दी है, और उसमें भी एक सर्वे चल रहा है। मुझे लगता है उसके इस कोरोना के बीच में भी कह सकता हूँ, या बहुत जल्दी ये समाप्त हुआ तो उसके बाद भी सरकार इस पर बहुत जल्दी बड़ा निर्णय लेगी, ताकि इन लोगों को यहीं पे यदि ये रह जाएं तो हमारे दोनों मकसद हल होते हैं। एक तो पलायन का दंश जो हमेशा हमें डसता था, आज तो उससे बचत होगी, और दूसरा फिर हमारे लोग हमारे यहाँ ही रहें, कम से कम हमारे यहाँ उसका आर्थिकी का लाभ भी हमें मिलेगा, और वो यहाँ पे रहेंगे तो हमें कुल मिला के हमारा प्रदेश खूबसूरत, जो हमारा प्रदेश है, बहुत सुंदर हमारा जो प्रदेश है, उसकी खूबसूरती फिर और खूबसूरती सामने दिखाई देगी। अध्यक्ष जी, एक चीज़ देखने को मिला, कुछ वर्ष पहले हमने देखा कि जब 91 में सायुज टूटा, यूएसएसआर, तो टूटने के बाद पूरा बिखराव हो गया था। अभी पिछले वर्ष हमने देखा कि पुतिन, जो रूस के हैं, पुतिन ने एक घोषणा की कि रूस के लोग जितने सायुज के अलग अलग देशों में हैं, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, वो वापस आएँ, उनको हम फ्री में ज़मीन देंगे, वह अपने आप को उस जगह से जोड़ें। तो क्या इस तरह की चीज़ें उत्तराखंड में की जा सकती हैं कि हम अगर उन्हें, हमारे यहाँ कोई रिवर्स पलायन करके आ रहा है, वापस अपने प्रदेश में आ रहा है, उसके पास अगर ज़मीन नहीं है, रोजगार करने का साधन नहीं है, तो क्या हम उसको सरकार की तरफ से ज़मीनें दिलाने का प्रस्ताव, आप जैसी शख्सियत जो कि बड़ी नज़दीक से उत्तराखंड वासियों के विषय में सोचता है, तो क्या इस तरह के प्रस्ताव आप रख सकते हैं सामने? देखिए, उत्तराखंड की यदि भौगोलिक स्थिति को देखें तो आज जिनके पास ज़मीन भी है और वो वहाँ पे किसानी करना नहीं चाहते हैं, मैंने बहुत नज़दीक से देखा है, किसान का बेटा भी किसानी करने को तैयार नहीं है। इस स्थिति में हम उनको ज़मीन दे दें या न दें, वो विषय सामने नहीं है। सबसे बड़ी ज़रूरत की बात यह है कि अब हमें पहले उनकी रुचि देखनी पड़ेगी, वो रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं इस चीज़ में, या फिर वो किस चीज़ में रुचि रखते हैं। ये सर्वे आज सरकार हमारी कर रही है कि उनकी रुचि क्या है, वो किस रूप में यहाँ रुकना चाहते हैं, किस रूप में यहाँ पे रह के और उत्तराखंड के अंदर अपने रोजगार का जो उनकी सोच है उसको मद्देनज़र रखते हुए वो कम से कम यहाँ किस रूप में टिक सकते हैं, रुक सकते हैं। ये सरकार सर्वे आज की तारीख में कर रही है। और मुझे लगता है कि यदि अपनी ज़मीन जो आज वो लोग यहाँ से छोड़ के चले गए, और यदि उसी ज़मीन पे आना चाह रहे हैं और उस पर सरकार उनको ऋण दे के, चाहे बागवानी के लिए, चाहे कृषि के लिए, चाहे हम पशुपालन के लिए दे रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उसमें भी बहुत बड़ी बात है। यानी कि हमारी सरकार हर दृष्टि से उनके लिए सर्वे कर रही है, और ऐसी स्थिति में मैं सरकार का धन्यवाद कर रहा हूँ। ये चिंता जो हमारी बहुत पहले से चली आ रही थी, और मैं तो अक्सर, आपको पता है, मैंने एक बार पहले आपके इंटरव्यू में ही कहा था कि उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ की जवानी, यहाँ का पानी कभी काम नहीं आया, और आज वो जवानी यदि हमारी वापस आ रही है तो उसके बारे में हम सबको चिंता तो करनी ही पड़ेगी। तभी हमारी ये जो मूल हमारी जो सोच है, जो हमारी मूल धारणा है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगेगा। और यदि पलायन यहाँ पे रुकता है, पलायन यहाँ पे वापस से हमारे लोग आते हैं, तो सामरिक दृष्टि से भी मैं समझते बहुत महत्वपूर्ण है। अध्यक्ष जी, जब लॉकडाउन 3 में हम लोग सफ़र करना शुरू किए तो हमने देखा कि जिस तरह से लॉकडाउन 3 में 2 समस्याएं सामने आई। एक तो प्रवासी जब अपने प्रदेश को लौट रहे हैं तो इस तादाद में लौट रहे हैं, और वह उन लॉकडाउन का, या कह लीजिए, या कोरोना से जो निर्देश दिए गए उसका पालन नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, एकाएक हमने सारी दुकानों को खोल दिया, शराब की दुकानों को खोल दिया। जो ये भीड़ है, उस भीड़ से भी क्या ये डर बन जाता है कि कहीं कोरोना बढ़ न जाए? नहीं, देखिए, यदि सोशल डिस्टेंसिंग हम नहीं रखेंगे, और अब तो ये कहा जा रहा है कि इसके लक्षण भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पहले लक्षण समझ में आ रहे थे, तब पता चल रहा था ये व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव हो सकता है। आज की तारीख में ये भी नहीं पता है उसके अंदर लक्षण है भी कि नहीं, और कोरोना पॉजिटिव वो निकल रहा है।
ऐसे में यदि हम सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखेंगे, सवाल दुकान का नहीं है, सवाल शराब की दुकानों से नहीं है, विषय ये है कि यदि हम कहीं भी आपस में यदि कहीं किसी बात को लेके, किसी काम को लेके मिल रहे हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग तो रखनी पड़ेगी। अब मैं धन्यवाद दे रहा हूं जो आपके प्रतिनिधि यहाँ बैठे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। मेरा आपसे बातचीत हो रही है, लेकिन इनका मेरा दूर से हम बैठ के हम बातचीत कर रहे हैं। यही हमें सबको अपनाना पड़ेगा। यदि यही हम सब अपनाएंगे तो शायद हम कोरोना को हरा पाएंगे। और कोरोना मैंने जैसे कहा, किसी सरकार के अकेले बूते की बात नहीं है। जब तक जनता उसमें सहयोग नहीं करेगी, जब तक जनता के लोग उसमें सहयोग नहीं करेंगे, जब तक हम सारे लोग उसकी विषय को नहीं समझ पाएंगे, उनकी गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करेंगे, तो मैं नहीं समझता कोरोना को हम फिर इतनी मेहनत के बाद जो हमारे डॉक्टर्स कर रहे हैं, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ कर रहा है, हमारे नर्सेज कर रही हैं, हमारे पुलिसकर्मी लगे हैं, हमारे आप जैसे मीडिया के लोग लगे हैं, हमारे पर्यावरण मित्र लगे हैं, अनेकों ऐसे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी लगे हैं। मैं उनका सभी का अभिनंदन भी कर रहा हूं, लेकिन उनकी मेहनत बेकार हो जाएगी। हमने इतने दिन तक जो लॉकडाउन में रह के अपने आप को सुरक्षित रखा है, तो ये सब सुरक्षा खत्म हो जाएगी। मैं इसलिए सब आपके माध्यम से अपील कर रहा हूं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूर करें। जहाँ निकलना पड़ रहा है तो बहुत ज़रूरी है, तो भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क मुंह पे लगा के रखें, तभी हम इस महामारी से बच पाएंगे। अध्यक्ष जी, एक चीज देखने को आया कि आप पुरजोर ढंग से पैरवी कर रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप का। क्या है आरोग्य सेतु और क्यों हर आदमी तक ये पहुंचना चाहता है? देखिए, मैं समझता हूं कि जो आरोग्य सेतु ऐप है, इसमें सिवाय हमारे सुरक्षा के कुछ और नहीं है। और मैंने पिछले दिनों अपील भी की थी, और मैंने तमाम माननीय विधायकों को ईमेल करके और उनको व्हाट्सएप करके उनसे कहा था कि वो अपने अपने क्षेत्रों में जनता से अपील करें कि इस ऐप से जुड़ें। इससे तो अपनी सुरक्षा है, आपको पता चल जाएगा कि आपके नज़दीक कौन कोरोना पॉजिटिव है, आपको क्या उसमें कुछ और करना चाहिए। और मैं बड़े खुशी के साथ कहना चाह रहा हूँ, हमारे उत्तराखंड के अंदर एक लगभग 12,64,959 लोग अभी तक इस ऐप से जुड़ चुके हैं। ये खुशी की बात है, और मैं सभी से आपके माध्यम से फिर अपील कर रहा हूं, इससे जुड़े। इसमें कोई किसी तरह का निजता का उल्लंघन नहीं है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, सिवाय फायदे के इसमें कुछ और नहीं है। और ये तो देखिए, सरकार द्वारा दी गई जो भी इस प्रकार की गाइडलाइंस हैं, हमें तो उसमें बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के, हमें हमारे लिए सब कुछ हो रहा है, ये सोच के हमें उसको फॉलो करना चाहिए। अध्यक्ष जी, इतनी महत्वपूर्ण ऐप है जिससे हर आदमी कम से कम समझ सकता है आज की महामारी से, तो इतने महत्वपूर्ण ऐप का विरोध कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के जो राहुल गांधी जैसे लोग हैं क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए, अब राहुल जी के बारे में तो क्या बोलना है, या कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूँ। आज की तारीख में जनता आप सब देख रही है कि कौन जनता की मदद कर रहा है, कौन जनता के लिए परेशान है, कौन जनता के साथ आज भी राजनीति कर रहा है। और मैं नहीं समझता कि अब राजनीति का कोई इस टाइम है हमारा। और मैं मानता हूँ कि आज जनता इनको बहुत गंभीरता से नहीं लेती है। अरे कुछ ऐसे सुझाव दो कि जिसमें जनता के मदद के लिए आप आगे आ रहे हैं, और ऐसा ठोस और रचनात्मक आप सुझाव दीजिए जिससे सरकार भी उसको फॉलो करे, सरकार भी आपके सुझाव को माने। सरकार को कुछ करना है और आपने उसका विरोध करना है, विरोध के लिए विरोध करना है, और वो भी आप अपने तरीके से कर रहे हैं जैसा आपका स्वभाव है। आज से पहले भी आपने देखा कि जो आपको जिस प्रकार से विरोध आप कर रहे हैं और जनता उसको हास्य और विनोद के रूप में लेती है, तो ऐसा विरोध मैं नहीं समझता इसका कोई बहुत लाभ जनता के बीच में आपको मिलने वाला है। पालघर की घटना होती है, पालघर की घटना को एक तो आप किस तरह से देखते हैं, किस नज़र से देखते हैं, और दूसरे इतनी बड़ी घटना होती है और उस पर कांग्रेस शांत रहती है। पहले तो आप इसकी इस नज़र से देखते हैं, और दूसरी है कि इतनी बड़ी पार्टी कुछ नहीं बोलती, उस पर क्या कहा जाए? देखिए, ये आज एक संयोग कहूँ या हम सबका सौभाग्य कहूँ, आजकल हम लोग महाभारत और रामायण जैसे सीरियल अपने इस लॉकडाउन के दौरान घरों में देख रहे हैं, दूरदर्शन पे देख रहे हैं। और उसमें जिस प्रकार से ऋषि मुनियों का, संतों का, हर व्यक्ति जिस प्रकार से उनका सम्मान करता आया है, यानी भारतवासी आज से पहले सम्मान करते आए हैं, और आज उसी भारत में ऐसे संतों को बिना किसी कारण के और उनका तड़फा के मारा जाए, उनको पूरी तरह से उनको
सैकड़ों लोग मिलके उनकी हत्या कर दें, तो मैं समझता हूँ ये हमारे देश का दुर्भाग्य नहीं, हम सबका दुर्भाग्य है। और जो लोग इस कांड से जुड़े थे, वो किसी दल के हो सकते हैं, वो किसी प्रलोभन के कारण कुछ भी कर सकते होंगे, लेकिन ये हम सबके लिए बहुत दुर्भाग्य है। मैं तो व्यक्तिगत रूप से बहुत दुखी हूँ, क्योंकि मैं ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक हूँ, और जिसे हम ऋषि नगरी कहते हैं, संतों की नगरी कहते हैं, गंगा की नगरी कहते हैं, तीर्थ नगरी कहते हैं। मेरे यहाँ तो बहुत साधु संत हैं, और मैं भी एक सौभाग्यशाली हूँ कि मैं उन संतों के चरणों में अनेकों बार मुझे जाने का मौका मिलता है, माँ गंगे के दर्शन करने का मौका मिलता है। मैं खुद एक धार्मिक व्यक्ति हूँ, और धर्म के प्रति किसी भी साधु के संत की यदि हत्या होती है, ये हम सब के लिए दुर्भाग्य की बात है। और चिंता उससे ज़्यादा होती है कि जो एक आतंकवादी के मरने पे जिनको आंसू आते हों, एक यदि आतंकवादी मरता है तो उसके खिलाफ 50 बयान आप देते हों, और 2 संत यदि इस प्रकार से मारे जाएं और आपकी आंखों से आंसू छोड़िए, आपके मुंह से एक शब्द उनके श्रद्धांजलि के रूप में नहीं निकलता है, ये उनके लिए भी दुर्भाग्य की बात है, और हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। अध्यक्ष जी, आपने अभी एक प्रस्ताव रखा कि जो विधानसभा के सदस्य हैं 30% अपनी धनराशि को देने की आपने बात की, क्या वह मामला कहां तक पहुंचा, कितनों लोगों की संस्तुति आई उस पर? देखिए, हमारे यहाँ कैबिनेट ने एक निर्णय लिया था कि कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए उसमें 30% का वेतन हमारे तमाम माननीय विधायक जो उत्तराखंड के हैं वो उस कोष में दें, वेतन भत्तों का। और मैं आपको बता दूं, वैसे तो हमारे तमाम विधायकों ने 15 लाख रुपया शुरू में ही अपनी विधायक निधि का पहले दे दिया था, और उसके बाद मैंने खुद ने भी नहीं, आपने भी तो 35 लाख रुपए दिया है। हाँ, मैं बता विधानसभा से मैं बता रहा हूँ। और उसके बाद 1 माह का वेतन मैंने खुद ने दिया शुरू में ही, और ऐसे अनेकों विधायकों ने दिया, शायद अब तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने दिया है। और उसी बीच में सरकार ने निर्णय लिया कि विधायक निधि का 1 करोड़ रुपया वार्षिक और 30% की कटौती वेतन भत्तों से होगी। तो उसमें हमारे सामने चूंकि जब वो प्रस्ताव आया, तो हमारे यहाँ नियम है, उत्तराखंड राज्य विधानसभा सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम 2008 की धारा 24, उसमें प्रावधान है कि हमें संबंधित विधायक से सहमति लेनी पड़ती है। इसलिए मैंने सबको ईमेल करके उनको सूचना देके उनसे सहमति मांगी है, और उनकी सहमति मिलने के बाद फिर 30% कटौती फिर हम जो है उन तमाम माननीय विधायकों के वेतन से करके और फिर वो कोष में हम भेजेंगे। जहाँ तक आपने कहा 35 लाख की बात, तो मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में बहुत से ऐसे भामाशाह हैं, ऐसे बहुत सी हमारी संस्थाएं हैं, उनसे मैंने अपील की थी, और मुझे खुशी है इस बात की, लगभग अभी 35 लाख रुपए से ज़्यादा अभी तक मेरे विधानसभा क्षेत्र से मुख्यमंत्री राहत कोष में और PM केयर्स फंड में अभी तक मैं दे चुका हूँ, और अगले कुछ चेक मेरे पास और आए हैं। आजकल मैं फिर माननीय मुख्यमंत्री जी को दे के मैं ये भी देने वाला हूँ। और फिर मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ, ऐसे मेरे विधानसभा क्षेत्र में नहीं, अब तो पूरे उत्तराखंड में कहिए, और मैं तो कहूँ पूरे भारत में आप कहिए कि जो भारत की हमारी परंपरा रही है कि जब जब हमारे सामने कोई संकट आया, जब जब ऐसी चुनौती हमारे सामने आई है, भारत का एक एक आदमी उठा है और उसने मदद की है। मैं संजय जी आपको बताना चाह रहा हूँ, इसी संकट के दौर में मेरी विधानसभा क्षेत्र में अनेकों ऐसी संस्थाएं, अनेकों ऐसी धार्मिक संस्थाएं, व्यापारिक संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं, जिन्होंने घर घर जाके लोगों को भोजन बांटा है, घर घर जाके उन्होंने राशन पैकेट बांटे। मैंने खुद ही सैकड़ों हजारों पैकेट मैंने राशन के जनता को मुहैया कराए हैं। भोजन पैकेट जहां मुझे लगता था कि जो बाहर के लोग हैं, जिनके पास खाने को आज स्थिति नहीं है, काम के लिए उनके पास काम नहीं है, तो आज उनको भोजन कौन देगा? तो हमारे तमाम लोगों के साथ मैंने भोजन देने का काम किया। अभी भी मैं अनवरत जारी रखे हूँ। हालांकि अनेकों लोगों ने मेरे से कहा है कि आप थोड़ा ज़्यादा जा रहे हैं, कम जाइए। मेरे तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी चिंता की है कि आपको थोड़ा बचना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद जैसा आपने पहले शुरू में एक प्रश्न किया था, वो एक स्वाभाविक मन है मेरा क्षेत्र में जाके जनता की सेवा करना, और आज भी मैं अनवरत जारी रखे हूँ। यानी कुल मिला के मेरे देश की एक परंपरा रही है, भारत की एक परंपरा रही है। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्राइम न्यूज़ से बात करने के लिए। हम सभी दर्शकों से भी अपील करना चाहेंगे कि पूरे निर्देशों का पालन करें, घर में रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और प्राइम न्यूज़ देखते रहें। धन्यवाद।